क्वेश्चन हो गया। अगला कौन सा क्वेश्चन है इस पेपर में बताओ? इस पेपर का डाउट कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, बाकी हो गया। ये पहले का पेपर है। ये मैंने कल तो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा बारिश वारिश का भी थोड़ा लग रहा था ना। परसों ये मैंने भेजा कब था तुम लोगों को? 18 तारीख का है ना। तो बीच में एक दिन तो हमने, अच्छा मेंसुरेशन ज्योमेट्री का पेपर भी तो एक दिन हुआ था ना हम लोग का। वो कब हुआ था? संडे को हुआ था। हाँ, तो ये वही होगा, उसी के आसपास का होगा पेपर, उसके बाद वाले डे में ही तो दिया होगा। सर विनय बोल रहा है लिंक खुल ही नहीं रहा। अबे तेरी तो खुलेगा क्यों नहीं? इतना लोग फिर कैसे आया? उसको क्या करें, कैसे उसको लाएं व्हाट्सएप ग्रुप में? क्यों ऐसा क्यों? अभी तो प्रशांत आया उसके बाद आया है, वो विक्रांत आया उसके बाद आया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं खुल रहा है? इसके एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकता है या क्या? हाँ चल कोई नहीं, उसको बाद में उसको बोल दो कि तुम्हारे एंड से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, मैसेज कर दो एक। क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाला हूँ तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, तो उनको उसको बोल दो कि बाद में देख लेगा क्लास, कुछ नहीं है, थोड़ा सा डाउट डिस्कशन ही तो कर रहे हैं एंड देन थोड़ा सा थ्योरी कर लेंगे। हाँ, और कोई क्वेश्चन है इसमें या हो गया था? बोलो। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, मैं वो क्वेश्चन एक बार मैं अभी देख रहा था उस क्वेश्चन को, थोड़ा देर पहले ही देख रहा था। उसमें ना तुमको लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो कि मैं तुमको अभी बताऊंगा, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? उसमें हुआ क्या था, तुम्हारा एक इनइक्वालिटी ऐसे जा रहा था और एक ऐसे जा रहा था, यही कुछ सीन था ना? ऐसे ही कुछ था। हाँ, एक बार वो इनइक्वालिटी पढ़ के बताना जरा क्या था। हाँ बस वही ओरिजिन टेस्ट जो होता है ना, वो करना होता है। जिस वाले का ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो तुम उस लाइन के उस डायरेक्शन की तरफ मूव करोगे जहां पे ओरिजिन आता है, और जहां पे नहीं कर रहा हो तो उल्टा भाग गया, तो फिर वो ट्रायंगल को ही एनक्लोज करेगा, अपर प्राइवेट में जो ट्रायंगल बन रहा है वहीं पे जाएगा वो। ठीक है ना? चलो फिर इसमें नहीं है अगर कुछ, तो फिर आगे बढ़े, फिर अपना काम आगे बढ़ाएं। यस। हाँ, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हमने ट्रायंगल्स के कंसेप्ट खत्म कर लिए थे, आज हम लोगों ने जाना है सर्कल की तरफ। सर्कल के अंदर में सबसे पहले तो आ जाता है सर्कल का डेफिनेशन, जो कि तुमसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन। मतलब अगर तुम एक सर्कल को डिफाइन कर रहे हो तो सर्कल क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट्स का लोकस होता है या कलेक्शन होता है। बट उन सारे पॉइंट्स में जो खास बात होती है वो ये होती है कि जो भी पॉइंट तुम लिए अभी, उन सब का डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम होगा। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो फिर जब तुम इस सारे पॉइंट्स को ट्रेस करोगे एक ठीक कर्व से, तो वो शेप बना लेगा एक सर्कल। इसमें ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग ओ से डिनोट करके सेंटर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस जिसको तुम सेम कह रहा है, दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम्स योर रेडियस। इसमें एक एक करके जो थ्योरी हमने पढ़ेंगे, जैसे हमने पहले तो इसका एरिया पढ़ा हुआ है, पेरीमीटर पढ़ा हुआ है, तो हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे इनके अलावा जो बाकी चीजें हैं। जैसे अब तक जो हमने सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है उसमें उसका एरिया कवर होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस कवर होता है, दैट इज 2 पाई आर। फिर हमने सेक्टर और सेगमेंट के एरिया के बारे में बात की थी। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि माइनर सेक्टर का एरिया होता है। मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग को टोटल सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर का एरिया माइनस करना होता है। और उसी तरह से सेगमेंट निकालते समय हम लोग क्या करते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं। उसका मैंने एक फॉर्मूला दे दिया था, थीटा/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। और अगर तुम्हारा थीटा 90 डिग्री है तो फिर वो सीधा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2। और अगर ये माइनर सेगमेंट का एरिया है तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देंगे। इतनी बातें हम ऑलरेडी सर्कल के बारे में कर चुके हैं, बट दैट इज रिलेटेड टू मेंसुरेशन पार्ट। अब हम लोग जब सर्कल को ज्योमेट्री के अंदर डिस्कस करते हैं तो वी हैव टू डील विद द थ्योरम्स। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 7 के थ्योरम्स। क्लास 7 के थ्योरम में सबसे पहला थ्योरम ये था कि अगर एक सर्कल है और तुमने उसके ऊपर में ड्रॉ कर लिया एक सो कॉल्ड कॉर्ड बोल सकते हो इसको, या फिर इसको सेगमेंट भी बोल सकते हो। तो इस सेगमेंट के ऊपर में अगर तुम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हो बाय टेकिंग
से 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तुम्हारा सेगमेंट है ए बी, तुमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे ले लिया पी एंड क्यू और उसको सेगमेंट के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे जो दो एंगल फॉर्म हुए हैं दे आर ऑन द सेम सेगमेंट ए बी, इसलिए क्या होगा, एंगल ए पी बी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एंगल ए क्यू बी के वैल्यू के साथ इक्वल होगी। तो जो थ्योरम इसको गवर्न कर रहा है या कवर कर रहा है वो थ्योरम होता है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। इसी क्लास में अगला थ्योरम ये कहता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है और तुमने उसको बीच से कट करके सेमी सर्कल बना दिया, बिकॉज बाय ड्राइंग अ डायमीटर you can convert a circle into two circles of equal area, और वो दोनों इक्वल पार्ट्स को हम लोग सेमी सर्कल बोलते हैं। अब इस सेमी सर्कल के ऊपर तुम कहीं पे भी पॉइंट ले लो से P और उसको डायमीटर के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। और अगर तुम यहाँ पे एक और पॉइंट लेके इसी तरह से ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो इससे दो थ्योरम एक साथ फिर से वेरीफाई हो रही है। जैसे पहला मैंने क्या बोला था कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो यहाँ पे जो ए बी डायमीटर है वो भी तो एक सेगमेंट ही है, वो भी एक कॉर्ड ही है। तो उसकी वजह से जो दो पॉइंट्स तुमने सर्कमफ्रेंस के ऊपर ले लिए तो वो जो एंगल फॉर्म करेंगे ए पी बी और ए क्यू बी, तो थ्योरम के हिसाब से ये तो सेम होंगे ही होंगे, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि ये दोनों सेम होंगे 90 डिग्री के। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज दे आर ऑन द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के ऊपर अगर तुम पॉइंट लेके उसको डायमीटर के एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन करोगे तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये उसका एक स्पेशल केस हो गया, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। क्लास 7th में इससे ज्यादा कोई थ्योरम था नहीं। देन कम्स योर क्लास 8th। क्लास 8th में जो थ्योरम हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। थ्योरम क्या कहता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है, सर्कल का एक सेंटर है और सेंटर से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस कॉर्ड के ऊपर। तो अगर तुम्हारा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी है तो फिर ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा एम पॉइंट, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देन ए एम इज इक्वल्स टू एम बी। और थ्योरम यहाँ पे ये बनेगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसी का उल्टा एक थ्योरम तुम खुद बना सकते हो कि अगर सेंटर से चलने वाली कोई लाइन किसी कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है या उसको बाइसेक्ट कर देती है, देन दैट लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर कवर हो रही है। पहला, इफ ए एम इज इक्वल्स टू एम बी देन ओ एम मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दूसरा, इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन ऑफ कोर्स एम इज द मिड पॉइंट, ए एम विल बिकम इक्वल्स टू एम बी। ये तुम्हारा पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम ये कहता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है और उसके अंदर में तुमने दो कॉर्ड्स बनाए और ये दोनों कॉर्ड्स लेंथ वाइज तुम्हारे इक्वल है। मतलब अगर तुम्हारे दोनों कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के हैं तो फिर सेंटर पे जो एंगल वो बनाएंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है तो जो एंगल वो सेंटर पे बना रहे हैं दैट इज एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी, दे बोथ विल ऑल्सो बी इक्वल। अब जो भी थ्योरम हम लोग लिख रहे हैं या यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसका कन्वर्स भी कर लेंगे साथ में। कन्वर्स क्या कहेगा कि अगर दो कॉर्ड्स सेंटर पे सेम एंगल बना रहे हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स लेंथ वाइज जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। मेन थ्योरम हो गया कि अगर दोनों कॉर्ड्स आपस में लेंथ वाइज इक्वल हैं तो फिर वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। और इसी का उल्टा बना लो कि अगर दो कॉर्ड सेंटर पे सेम एंगल बना रहा है तो वो दोनों कॉर्ड्स लेंथ वाइज तुम्हारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम इसी से मिलता जुलता है कि अगर सपोज कर लो कि दो कॉर्ड्स लेंथ वाइज आपस में इक्वल हैं तो अगर मैं उसके सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापूं तो वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होंगे। बट ये सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से होगा। अगर तुम्हारा ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड्स लेंथ वाइज इक्वल हैं और साथ में ये दिया हुआ है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब दोनों कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर तुम सेंटर से नाप रहे हो देन अगर तुम्हारे कॉर्ड इक्वल है तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होंगे।
या ये कह लो कि अगर दो कॉर्ड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट थ्योरम आता है जो कहता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर तुमने एक आर्क ले लिया से ए बी और सेंटर से दोनों आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जिससे कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया। और फिर तुमने सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे तुमने एक पॉइंट यहाँ ऊपर ले लिया P और उसको भी तुमने आर्क के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर लिया। तो ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी भी यूज कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक क्वेश्चन में। तो यू विल ऑलवेज फाइंड कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हमेशा डबल होगी of that particular angle which is subtended by the same arc at some other point on the circumference of the circle। अब चाहे वो पॉइंट कहीं पे भी हो, अब सपोज कर लो तुमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया Q और इसको ज्वाइन कर दिया इस आर्क के एंड पॉइंट के साथ, तो अगेन यू विल फाइंड कि एंगल AOB जो होगा दैट विल 2 टाइम्स ऑफ एंगल AQB। और साथ ही साथ ये एक और थ्योरम को भी क्लियर करता हुआ जा रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये सेम सेगमेंट AB पे फॉर्म हो रहे हैं तो उनकी लेंथ वैसे ही इक्वल होगी। और उन दोनों की जो वैल्यूज हैं एंगल की वो किसके इक्वल है, तो दैट इज इक्वल्स टू यू कैन से हाफ ऑफ एंगल ऑफ AOB। मतलब वो जो कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है या वो जो आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है उसके आधा हो, या ये कह लो कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उन दोनों सर्कमफ्रेंस पे बने हुए एंगल्स का डबल हो। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट थ्योरम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग उसको बोलते हैं जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जैसे मैंने अभी यहाँ पे जो फिगर बनाया है देयर यू कैन सी कि ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन कि एनी क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल द फोर वर्टिसेस लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट अगर तुम इसके प्रॉपर्टी को पढ़ोगे तो इसमें जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है वो यही कहती है कि इसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा और एंगल B प्लस एंगल D वो भी 180 डिग्री होगा। और यू कैन से opposite angles of a cyclic quadrilateral are always supplementary। उसके बाद एक थ्योरम ये कहता है कि there is one and only one circle passing through three non-collinear points। मतलब अगर तुम्हारे तीन पॉइंट्स नन कोलिनियर है, नन कोलिनियर मतलब तुम्हारा एक लाइन पे लाइन ही करता है पॉइंट, सपोज ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, ये सारे केस वो वाले हैं जहाँ पे तुम्हारा तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज नन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमेशा एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। जैसे मैंने ऊपर रखे हुए पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो तुम्हारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है जो कि स्पेसिफिकली एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। उसी तरह से इन ट्रायंगल्स को पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो मेरा थ्योरम क्या कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर तुमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया तो फिर उस ट्रायंगल का परपेंड ट्रायंगल बन गया ना। तो ट्रायंगल जब भी सर्कल वाला पॉइंट मतलब क्या बोल रहे हो समझा। हाँ, उस उसी बात के अंदर आ रहा हूँ कि जैसे ही तुमने ये बात कह दी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो जब भी उस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो वो तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और अगर ट्रायंगल फॉर्म कर गया तो उसके तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल तुम फॉर्म कर चुके हो, इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और ये तीनों कहीं ना कहीं मीट करेंगे। अब पिछले क्लास में मैंने बोला था कि जो जहां पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग P से डिनोट करेंगे और उसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। और उसका सही डेफिनेशन क्या कहता है कि सर्कम सेंटर इज दैट पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। और अगर ऐसा होता है तो कंपास और पेंसिल लगा के जब भी मैं सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल इन तीनों वर्टिसेस से पास करेगा। तो ये तुम्हारे इस थ्योरम का प्रूफ हो गया कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि अगर तुम्हारे तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो फिर वो डेफिनेट सी बात है कि एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। और अगर एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है तो फिर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनेंगे। और अगर तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बने तो वो तीनों एक जगह मीट भी करेंगे।
और जहां वो मीट करेंगे दैट पॉइंट इज नॉन एज सर्कम सेंटर, और सर्कम सेंटर उस पॉइंट को बोलते हैं जिसकी डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से सेम होती है। और इस पॉइंट को सेंटर बना के तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान के तुम जब भी सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो सर्कल क्या करेगा, तीनों वर्टिसेस से होके पास करेगा। दैट मीन्स देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चलो अब अगला डिस्कशन होगा टेंजेंट्स के ऊपर। हाँ हाँ बोलो। मिनिमम पॉइंट्स सर्कल ड्रॉ करने के लिए तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तुम्हारे पास में कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। अब तुम बोलोगे सर 2 में हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके उड़ा दोगे सर्कल ऐसे करके नहीं नहीं वो नहीं होगा ना, तुमको कैसे पता चलेगा कि वो सर्कल कैसे बनाना है? हाँ इक्वेशन लिखते थे ना, यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ करने की बात पूछी है ना तुमने, तो मैं ड्रॉ करने पे जा रहा हूँ, तुम इक्वेशन लिखने की बात करो। इक्वेशन लिखने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। अब तीसरा पॉइंट कौन सा होगा, उसके लिए सेंटर तुमको चाहिए। सेंटर नहीं होगा तो हवा में कैसे ट्रायंगल सर्कल बनाओगे, तो वहां पे वो फंस जाएगा मामला। ठीक है, एक बार इसका आंसर चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, टेंजेंट के लिए अब मैंने सर्कल बना दिया, सोच लो। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आ जाए। दो। अब अब यहाँ गड़बड़ है, देखो पहली बात है कि ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जब तक तुमको क्वेश्चन में ये ना लिखा हो कि तुम्हारा पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो यू कैन नॉट बी श्योर फॉर एनी आंसर। या तो वो तुमको बताए हाँ पॉइंट बाहर है, हाँ ये हमने अपने आप लिया है कि अगर पॉइंट बाहर है तब मैक्सिमम तुम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर वही पॉइंट सर्कल के ऊपर हो जाए तो फिर एक ही होगा, और अगर सर्कल के अंदर चले जाए तो होगा ही नहीं। तो तुमको यहाँ पे अभी ये समझना है, ये कौन है, धीरेन्द्र सिंह कौन है, हु इज दिस? देख लेते हैं एक बार ज्वाइन करके, पिछले बार ज्वाइन किया था गाली देके चला गया था कोई हाँ तो लड़का गाली नहीं दे सकता क्या लड़का बढ़िया गाली देके जाएगा इसलिए ज्वाइन करना, क्लास के बीच में घुस गया है। अच्छा धीरेन्द्र सिंह हुई, विनय है क्या? हाँ ठीक है चलो डन डन, कोई दिक्कत नहीं सेफ है अभी हम लोग। तो सबसे पहली चीज यही हो गई कि किसी भी पॉइंट से किसी भी सर्कल के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ ये चीज क्लियर होना जरूरी है कि पॉइंट है कहाँ। अगर वो पॉइंट बाहर है तो 2 टेंजेंट्स होंगे, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर में है तो 1 टेंजेंट होगा, और अगर सर्कल के अंदर वो पॉइंट है तो कोई टेंजेंट होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन क्या है कि जब भी तुम कंसीडर कर रहे हो तो वो पॉइंट को तुम बाहर ही कंसीडर कर रहे हो। अब टेंजेंट से रिलेटेड 3 बातें मैं बता देता हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा किसी एक सर्कल के लिए तुम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और ये दोनों टेंजेंट लेंथ वाइज हमेशा आपस में इक्वल होंगे। दूसरी बात, सेंटर से अगर तुम टेंजेंट को ज्वाइन करते हो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग उस पॉइंट को बोल रहे हैं जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इस फिगर के हिसाब से ए एंड बी बोल सकते हो, ए एंड बी आर योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर से अगर तुम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट अ रेडियस, और रेडियस जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के साथ में जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तो मैंने बता दिया पी ए इक्वल्स टू पी बी, एक बता दिया रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जिस पॉइंट से तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है अगर उसको सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें तो ये लाइन हमेशा एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। दैट मीन्स फिगर के हिसाब से एंगल एपीओ की जो वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल बीपीओ। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जिसको हमेशा हमें दिमाग के अंदर में रखना है। इसको छोड़ के टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम होते हैं जो हमने पढ़े थे 10th क्लास में, उसमें सबसे पहला आता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है और पॉइंट पी से तुमने सबसे पहले तो एक टेंजेंट ड्रॉ किया पीटी, और फिर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जो कि सर्कल को 2 पॉइंट में टच करता हुआ जा रहा है। तो ये जो पी ए बी लाइन तुमने ड्रॉ किया है उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट लाइन, और जो पीटी लाइन तुमने ड्रॉ किया है वो सबको पता है दैट इज योर टेंजेंट लाइन। तो इस पीटी का पीए और पीबी के साथ में एक रिलेशन बनता है, एंड दैट रिलेशन इज पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
पी ए इंटू पी बी। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं इस पर्टिकुलर थ्योरम के ऊपर में, तो ये थ्योरम याद रखना है तुम लोगों को, प्रूफ नहीं याद करना। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम कि पी टी स्क्वायर जो लेंथ है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम ये कहता है कि सपोज कर लो एक सर्कल है और हमने क्या किया, दो कॉर्ड्स बनाए और वो दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट द पॉइंट पी। और फिर सेम सर्कल के अंदर में तुमने क्या किया, फिर से दो कॉर्ड बनाए, लेकिन ये कॉर्ड को तुमने बाहर की तरफ एक्सटेंड कर दिया और तब जाके ये मीट कर रहे हैं एट द पॉइंट पी। मतलब दोनों कॉर्ड्स एक केस में इंटरनली कट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे, और एक केस में एक्सटर्नली कट कर रहे हैं एक दूसरे को पॉइंट पी पे। बट दोनों ही फिगर के लिए ये रिलेशन होल्ड गुड करेगा कि AP इंटू बीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू CP इंटू डी। चाहे ये वाला केस हो या ये वाला केस हो, ये थ्योरम दोनों जगह तुम्हारी वैलिडिटी रखेगा। AP इंटू बीपी इज ऑलवेज इक्वल्स टू CP इंटू डी। उसके बाद इसमें जो लास्ट थ्योरम रह जाती है सर्कल के अंदर में, दैट इज नोन एज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इस पे क्वेश्चन पहले आया करते थे, अब तो नहीं आता है, बट लोग थ्योरम जान के रखो क्या होता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अब इस थ्योरम को बताने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ले लेना है और फिर ले लेना है एक टेंजेंट। अब ये इस फिगर के अंदर में तुम लोग देख सकते हो PT इज द टेंजेंट जो कि सर्कल को कट कर रहा है एट द पॉइंट A, और A से तुमने निकाला एक कॉर्ड। इससे क्या हो गया कि फिगर के अंदर में हम लोग को दो एंगल्स मिल गए। एक एंगल है BAT जो कि यहाँ फॉर्म हो रहा है, और एक एंगल है BAP जो कि दूसरे साइड में फॉर्म हो रहा है। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो दो एंगल्स फॉर्म हुए हैं BAT एंड BAP, दे आर फॉर्म्ड ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। क्योंकि अगर तुमको सेगमेंट याद है तो AB के नीचे वाला पार्ट जो है वो माइनर सेगमेंट दिखा रहा है, और AB के ऊपर वाला पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट दिखा रहा है। तो BAT एंगल जो फॉर्म हुआ है वो माइनर सेगमेंट में फॉर्म हुआ है, और BAP एंगल जो फॉर्म हुआ है वो मेजर सेगमेंट में फॉर्म हुआ है। तो तुम्हारा थ्योरम ये कहता है कि अगर तुमने अल्टरनेट सेगमेंट में दो पॉइंट्स ले लिए, सपोज एक पॉइंट ले लिया तुमने Q और एक पॉइंट ले लिया तुमने R, बट ये दोनों पॉइंट्स तुमने लिए हैं अलग अलग सेगमेंट में। R पॉइंट तुमने लिया है माइनर सेगमेंट पे और Q पॉइंट लिया है तुमने मेजर सेगमेंट पे। तो अब इस A और B को इससे ज्वाइन कर लो, Q के साथ में भी R के साथ में भी। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, दैट इज एंगल BRA। तो एंगल BRA जो है उसकी वैल्यू हमेशा BAP एंगल के इक्वल होगी, क्योंकि BRA एंगल जो फॉर्म हुआ है वो माइनर सेगमेंट में फॉर्म हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमेशा उस एंगल के इक्वल होगी जो इनिशियली मेजर सेगमेंट में फॉर्म हुआ था, दैट मींस BAP। तो यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो एंगल BRA इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल BAP। अब सिमिलरली, अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को कि एंगल BQA जो कि तुम्हारा माइनर सेगमेंट में फॉर्म हुए एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि माइनर सेगमेंट में जो एंगल फॉर्म हुआ है वो BAT है, और BQA एंगल जो है वो फॉर्म हुआ है अल्टरनेट सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट में। तो सीधा सीधा कहानी है कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जो मैं कह रहा हूँ वो इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि जो भी एंगल तुम अभी फॉर्म करवा रहे हो उसका अल्टरनेट सेगमेंट के साथ में इक्वालिटी होल्ड गुड करेगा। जैसे हम लोग का BAT एंगल जो था इनिशियली वो माइनर सेगमेंट का एंगल था, तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी मेजर सेगमेंट का एंगल के साथ, जो कि यहाँ पे फिगर में है BQA, जो कि तुम देख सकते हो पहला इक्वेशन। और जो दूसरा एंगल फॉर्म हुआ था वो हमारा मेजर सेगमेंट में फॉर्म हुआ था, वो था BAP। उसकी वैल्यू इक्वल होगी उस एंगल के साथ में जो बाद में तुमने माइनर सेगमेंट में क्रिएट किया है, दैट इज BRA एंगल। तो BAP इज इक्वल्स टू BRA, तो दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। उसके बाद इसके अंदर में सिर्फ एक कंसेप्ट रह जाता है कि अगर हम लोग के पास, हाँ बोलो। Q और R का सम 180 होगा क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इक्वल क्यों होंगे? ठीक है, क्योंकि वो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया ना ARBQ। तो तुम्हारा जो Q और R है वो एक तरह से देखा जाए तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। बाकी इक्वल्स टू की अगर बात करेंगे तो इक्वल वो अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के साथ में होगा। उसके बाद इसमें एक चीज रह जाती है दैट इज कॉमन टेंजेंट कंसेप्ट। अच्छा, कॉमन टेंजेंट क्या होता है?
इसके अंदर से तुम्हारा कई बार क्वेश्चन पूछ देता है पेपर में। अब उसमें तुमको क्या करना है, दो सर्कल को इमेजिन करना है। तुम दो सर्कल को कितने तरीके से बना सकते हो? पहला तरीका ये, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टचिंग सर्कल। दूसरा तरीका होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं टचिंग सर्कल। तीसरा तरीका होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। चौथा तरीका होता है ये, इसका कोई नाम नहीं होता है, इसको सिर्फ ऐसे पढ़ लो कि बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। पांचवा केस हम लोग का हो जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल वो वाले होते हैं जिन सर्कल्स के सेंटर से, जैसे मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स बनाए हैं, दोनों सर्कल्स के रेडियस अलग अलग है बट दोनों के सेंटर से। और छठा केस इसी के जैसा होता है कि दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर हैं बट उनके सेंटर्स अलग अलग। तो तुम्हारा क्वेश्चन कहीं पे भी तुमको फिगर नहीं देने वाला, वो तुमको क्या करेगा, दो सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दे देगा और दोनों सर्कल के रेडियस की वैल्यू दे देगा, और वो तुमको बोलेगा कि बताओ ये किस टाइप का सर्कल है, या किस टाइप का सर्कल है छोड़ो, वो तुमको पूछेगा हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स, हाउ मेनी रियल कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन विद दिस स्पेसिफिकेशन। विच स्पेसिफिकेशन? वो तुमको दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे देगा और दोनों सर्कल के रेडियस की वैल्यू दे देगा। हम लोग बैक चाहते हैं। सबसे पहला केस था मेरा ये वाला। इसमें सपोज कर लो ये तुम्हारे दो सेंटर्स हैं और ये तुम्हारे दो रेडियस है। तो इस फिगर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से बड़ा आ रहा है, और जब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज माय केस ऑफ नॉन टचिंग सर्कल। और नॉन टचिंग सर्कल केस अगर तुम देख रहे हो तो इसमें तुम्हारे कॉमन टेंजेंट्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3 और एक 4, जिसमें से इन दोनों को हम लोग बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो यहाँ पे तुमको मिला दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो टेढ़े वाले मिल रहे हैं, ये जो टेढ़े वाले हैं इनको हम लोग बोलते हैं टीसीटी। तो यहाँ पे दो टीसीटी, टीसीटी का मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या फिर जिसको इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं। तो इन टोटल इस केस में तुम्हारे टेंजेंट्स हो जाएंगे 2 + 2 4। कंडीशन क्या है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम से अगर बड़ा आता है तो तुम्हारे दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। केस ये बन गया नॉन टचिंग सर्कल का। तो फिर रियल कॉमन टेंजेंट्स टोटल मिला के आ गए 4। अब तुम लोग मुझे देख के बताओ इस केस में, नहीं बच्चे, C1 C2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जो कि तुमको क्वेश्चन में ऑलरेडी वो देगा। अब जैसे इस फिगर की अगर बात करें तो इस फिगर में बताओ क्या रिलेशन बनेगा C1 C2 का। C1 प्लस, हाँ C1 C2, नॉट C1 + C2। C1 C2 खुद एक डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स, जो कि तुमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अगर C1 C2 R1 + R2 के बराबर आता है तो वो केस हो जाता है मेरा टचिंग सर्कल। और टचिंग सर्कल के केस में तुम्हारे कॉमन टेंजेंट हो जाते हैं 1 2 और 3। इसमें से ये दोनों को मैं बता चुका हूँ डीसीटी बोलते हैं, और ये जो बीच से निकला है इसको टीसीटी बोलते हैं। तो 2 + 1 इस केस में टोटल टेंजेंट हो गए तुम्हारे 3। उसके बाद आता है ये वाला केस। इस केस को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे ये है C1, ये है C2, इसको ज्वाइन किया R1, इसको ज्वाइन किया R2 और इसको बीच से ज्वाइन किया। अब यहाँ पे सीधा लगाओ ट्रायंगल इनइक्वालिटी, जिसके बारे में हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल, जो कि तुम यहाँ देख सकते हो एक फॉर्म हो गया है, तो ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा और ट्रायंगल के दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। तो दोनों बातों को अगर घुमा के लिखें तो ये बन जाता है R1 - R2 लेस देन C1 C2 विच इज लेस देन R1 + R2। तो इस चीज को तुम कैसे पकड़ोगे? तो फर्स्ट केस में देखो हमारा C1 C2 जो था वो R1 + R2 से बड़ा था। दूसरे केस में C1 C2 जो हुआ वो R1 + R2 के बराबर आ गया, और तीसरे केस में C1 C2 जो है वो R1 + R2 से छोटा है। तो जब ये केस आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। और इंटरसेक्टिंग सर्कल अगर है तो तुम्हारे दो डीसीटी बनेंगे, टीसीटी होगा ही नहीं। मतलब इस केस में तुम्हारे दो डीसीटी हैं, 0 टीसीटी हैं, और टोटल कॉमन टेंजेंट्स हो गए 2। अब अगला केस जो है उसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारा सेंटर 1, ये तुम्हारा सेंटर 2, यहां से लेके यहां तक R2, यहां से लेके यहां तक R1। अब इस केस का नाम मैंने लिखा था कि बोथ द सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर इंटरनली एट एग्जैक्टली वन पॉइंट।
तो इस फिगर को अगर तुम देखोगे तो ये चीज तुम्हारे क्लियर हो जाएगी कि बोथ द सर्कल्स जो है वो दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। लेकिन कंडीशन क्या होगा इस केस के लिए कि C1 C2 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ये बराबर होगा R1 माइनस R2 के साथ। और इस केस में जैसा कि तुम देख सकते हो अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये है तुम्हारे सेंटर के बीच का डिस्टेंस तो वो R1 माइनस R2 करके ही तुमको मिलेगा। तो इस केस में तुम्हारा एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है दैट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा 1। देयर इज नो सच स्टेटमेंट लाइक कि ये डायरेक्ट है या ट्रांसवर्स है, ये सीधा एक टेंजेंट है जो कि इस केस में तुम्हारा बनेगा। उसके बाद तुम्हारा आता है ये केस जो कि जिसमें टेंजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तुमने कंसेंट्रिक सर्कल ही ड्रॉ कर दिया तो दोनों का सेंटर तो सेम हो गया। और अगर दोनों का सेंटर ही सेम हो गया तो तुम्हारा C1 C2 जो है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो जीरो हो गया। और जब C1 C2 तुम्हारा सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, तो भले ही R1 R2 कुछ भी हो उसका हमारा कोई रिलेशन नहीं बनेगा C1 C2 के साथ में। तो कंसेंट्रिक सर्कल के केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होंगे जीरो। और ये जो लास्ट केस है जो कंसेंट्रिक तो नहीं है लेकिन दोनों सर्कल का सेंटर अलग अलग, जैसे ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर C1 है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर C2 है। यहाँ से यहाँ तक लेके जाएं तो R1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएं तो R2 है। तो इस केस में C1 C2 जो होगा वो R1 माइनस R2 से छोटा होगा। और चूंकि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो इसमें भी तुम्हारा कोई टेंजेंट पॉसिबल ही नहीं है, नो डीसीटी नो टीसीटी। तो लास्ट के दो केसेस में तुमने देखा कि कोई टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, उससे पहले हर केस में कुछ ना कुछ टेंजेंट पॉसिबल हो रहे थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर का बन जाता है कि तुमको वो बोलेगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे देगा, दोनों सर्कल का रेडियस दे देगा, वो तुमको लेंथ निकालने के लिए बोल सकता है। तो याद रखना अगर तुमको डीसीटी का लेंथ निकालना है दैट मींस लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ द रेडियस का स्क्वायर, और फिर बाद में उसका अंडर रूट ले लेंगे। और उसी तरह से अगर तुमको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब टीसीटी का लेंथ निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। मतलब सेंटर के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रेडियस का स्क्वायर करके पूरे का अंडर रूट लेंगे। तो ये तुम लोग को याद रखना है क्योंकि वाइल्ड विल क्वेश्चन ये सब फॉर्मुलाज को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई बार ये याद नहीं रहता कि कहाँ पे R1 माइनस R2 करना है, कहाँ पे R1 प्लस R2। तो इसको याद रखना डीसीटी के केस में डायरेक्ट का मतलब होता है छोटा, डायरेक्ट का मतलब होता है छोटा, तो इसीलिए हमने R1 और R2 को माइनस किया। और ट्रांसवर्स मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मतलब लंबा रास्ता, तो वहां पे हमने क्या किया है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर किया। तो इस तरह से तुम इसको याद कर सकते हो, नहीं तो हमेशा क्या होता है कंफ्यूजन रहता है। डायरेक्ट का मतलब होता है छोटा, छोटा मतलब R1 माइनस R2 करना है, और ट्रांसवर्स मतलब टेढ़ा, टेढ़ा मतलब लंबा रास्ता, तो R1 प्लस R2 करना है। ये हमेशा याद रखना है। Now with that we come to the end of this theory of circle। अब हमारे पास में रह जाता है quadrilaterals प्लस सम स्पेशल फॉर्मूला जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही अब करेंगे। ठीक है, अब आज मेरे पास पेपर नहीं है तुम लोगों को देने के लिए क्योंकि वो बारिश में सब गीला विला हुआ पड़ा है। तो आज आज रिलैक्स कर लो, आज अपना आपको ही रिवाइज कर लो, बहुत है, अगली क्लास में पेपर देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हुआ, डोंट वरी, हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है चल, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ या